हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में। वह 30 दिसंबर 1989 की रात थी। श्रीधर और उसकी पत्नी सरिता हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया का लेट नाइट शो देखकर अपने घर लौट रहे थे। सरिता 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए श्रीधर अपनी स्कूटर थोड़ी स्लो चला रहा था। सरिता को फिल्म बहुत पसंद आई थी। फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन गाने तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। हाँ, लेकिन हीरो कुछ खास नहीं। अरे हीरो तो बहुत अच्छा है, आप देखना सुपरस्टार बनेगा, सुपरस्टार। अच्छा सरिता, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमें लड़का हुआ तो हम उसका नाम प्रेम रखेंगे, और लड़की हुई तो सुमन रख देंगे। दोनों बड़े प्यार से बातें करते हुए घर की ओर जा रहे थे कि तभी बातों के चक्कर में श्रीधर को सामने वाला गड्ढा दिखाई नहीं दिया। वक्त रहते उसने संभाल तो लिया, लेकिन इस चक्कर में स्कूटर को एक हल्का सा झटका लगा और इसी वजह से सरिता के पेट में बेहद हल्का सा दर्द होने लगा। पहले तो सरिता को लगा कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब धीरे धीरे सरिता को लेबर पेन शुरू हो गया। ओह माय गॉड, श्रीधर मुझे दर्द हो रहा है। श्रीधर गाड़ी रोको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ! सरिता थोड़ा बर्दाश्त करो, हम आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। श्रीधर, ये नॉर्मल दर्द नहीं है, मुझे लगता है अभी बच्चा। श्रीधर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, गाड़ी रोको श्रीधर। श्रीधर और सरिता को ये समझने में देर नहीं लगी कि शायद अब वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। जिस हॉस्पिटल में सरिता ट्रीटमेंट ले रही थी वह उनके घर से काफी दूर था। अगर घर जाकर अपने हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें तो अभी उन्हें 2 घंटे लग सकते थे, और सरिता इस हालत में नहीं थी कि वो इतना लंबा सफर कर पाए। सरिता तुम फिक्र मत करो, हम यहीं कहीं किसी अस्पताल में चले जाते हैं। श्रीधर ने सरिता को हौसला तो दिया, लेकिन वो कुछ टेंशन में आ चुका था, क्योंकि जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में कहीं पर भी ना किसी का घर था और ना ही कोई हॉस्पिटल। उनके आसपास का इलाका बहुत ही सुनसान था। दोनों की टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी दोनों को कुछ ही दूरी पर एक अस्पताल नजर आने लगा। बिना कुछ सोचे समझे श्रीधर ने अपने उस स्कूटर को अस्पताल की ओर बढ़ा दी। यह अस्पताल दिखने में काफी पुराना लग रहा था। दीवारों पे रंग नहीं थे, रोशनी बहुत हल्की थी। कोई आदमी दिख नहीं रहा था, लेकिन एक वॉचमैन जरूर बैठा था। वॉचमैन काका, ये हॉस्पिटल बंद है क्या? नहीं तो, अब रात का वक्त है, इसलिए स्टाफ थोड़ा कम है। श्रीधर बहुत दर्द हो रहा है, श्रीधर कुछ करो प्लीज। आखिरकार श्रीधर ने वॉचमैन की मदद से सरिता को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। रात का वक्त होने के कारण हॉस्पिटल में स्टाफ कम था। सरिता का दर्द भी बढ़ चुका था। श्रीधर मदद के लिए पुकारने लगा, कोई है? हेल्प प्लीज, कोई है? कॉरिडोर में एक औरत अपने छोटे से नवजात शिशु को दूध पिला रही थी। पेशेंट और डॉक्टर्स का आना जाना शुरू था। श्रीधर दौड़ते हुए रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा। करीबन 60 साल की एक बुढ़िया, अस्पताल की वार्डन वहां पर मौजूद थी। 1-2 नर्स भी थी। नर्स प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं और उसे अचानक। फिक्र मत करिए, आप उसके केस पेपर्स और रिपोर्ट्स लाए हैं ना? अब श्रीधर परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास ये सब नहीं था। श्रीधर ने उन्हें बहुत समझाया कि अब वो यहाँ से दूर अपने घर जाकर रिपोर्ट्स लाएगा तो बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन वार्डन ने कहा, देखिए मिस्टर, जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं मिलते हम उन्हें ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ना चाहते हुए भी श्रीधर को सरिता को उसी हालत में छोड़कर जाना पड़ा। सरिता, ये लोग तुम्हारी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स लाने होंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर श्रीधर वहां से चला गया और यहाँ से शुरू हुई एक अलग कहानी।
सरिता को स्ट्रेचर पर डालकर नर्स एक ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगी। धीरे धीरे सरिता को नजर आने लगा कि उसे किसी बेहद गंदी और डरावनी जगह पर ले जाया जा रहा था। आखिरकार सरिता को एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिटा दिया गया और नर्स ने कहा, आप यहीं रुकिए, कहीं मत जाना। मैं डॉक्टर को बुलाकर आपके ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। मैं थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ। नर्स के जाने के बाद अपने आप को संभालते हुए सरिता उसके लौटने का इंतजार करने लगी। सरिता के आसपास से लोग गुजर रहे थे। धीरे धीरे लोगों का गुजरना कम होते गया और थोड़ी ही देर के बाद सरिता को यह समझ में आ गया कि अस्पताल पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। अब तक लोगों के चहल पहल की जो आवाजें आ रही थी वह पूरी तरह से थम चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि अस्पताल में धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। सरिता ने काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया और लेबर पेन बर्दाश्त के बाहर चला गया, तब सरिता ने मदद के लिए लोगों को आवाज देना शुरू किया। नर्स, डॉक्टर, कोई है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नर्स। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे अस्पताल में वो अकेली ही है। ऐसे में सरिता को किसी दूसरी औरत की रोने की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? सरिता अपने आप को संभालते हुए उस औरत तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। अब सरिता कॉरिडोर में आ गई थी। बहुत बड़ा और लंबा कॉरिडोर था। कॉरिडोर की दूसरी छोर पे अब उसे एक एक झूला नजर आने लगा, जिसमें से नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। कोई है? ये बच्चा किसका है? हेलो, कोई है यहाँ? लेकिन सरिता को किसी का कोई जवाब नहीं मिला। एक तरफ खुद का लेबर पेन, एक और अस्पताल का डरावना माहौल, दूसरी ओर रोती हुई औरत की आवाज और अब सामने नजर आ रहा झूला जिसमें से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। सरिता अंदर तक हिल गई। अपने आप को संभालते हुए वो झूले की तरफ बढ़ी और जब उसने झूले में देखा तो वहां पर कोई नहीं था। सरिता मुड़ी और अचानक उसके सामने वही नर्स आ गई जो उसे थोड़ी देर पहले ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर गई थी। नर्स उसे बुरी तरह से चिल्लाने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना कहीं मत जाना। जी, इस झूले में एक बच्चा। कहते हुए सरिता ने नर्स को झूला दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। झूला? कौन सा झूला और कौन सा बच्चा? अब जब सरिता ने पलटकर फिर से नर्स की ओर देखा तो वह फिर से चौंक गई, क्योंकि अब सरिता को अस्पताल पूरी तरह से नॉर्मल नजर आने लगा। लेकिन सरिता ये समझ चुकी थी कि इस जगह पर कुछ ना कुछ गलत है। मुझे ये हॉस्पिटल ठीक ही नहीं लग रहा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? श्रीधर, तुम जल्दी से लौट आओ प्लीज। क्या सोच रही हो? चलो। अब नर्स ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगी। सरिता भी उसके पीछे पीछे ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सरिता को एहसास हुआ कि उसके पीछे पीछे एक औरत बच्चे को लेकर रोते हुए चल रही है। उसने सरिता के कान में कहा, भाग जाओ। ये आवाज कान पर पड़ते ही सरिता ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। सरिता ने फिर से नर्स की ओर देखा। अब वहां पर नर्स भी नहीं थी। नहीं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। सरिता ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में ना अब कोई दरवाजा बचा था या ना कोई खिड़की। बचाओ, कोई है? कोई है? मेरी मदद करो प्लीज। श्रीधर, श्रीधर, कहाँ हो तुम? हेल्प, हेल्प। सरिता बहुत डर चुकी थी। तभी हॉस्पिटल के वार्डन ने उसे हाथ लगाया। सरिता ने चौंक कर आंखें खोली तो वही स्ट्रेचर पर लेटी थी। स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में था। उसके आसपास एक दो नर्स और एक डॉक्टर भी थे। अरे क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? हम सब आप ही का तो ऑपरेशन कर रहे हैं।
सरिता डर के मारे कांप रही थी। आप फिक्र मत कीजिए, लिवर पेन में ऐसी घबराहट होती है। नर्स, इन्हें इंजेक्शन दे दो। नर्स ने सरिता को इंजेक्शन दिया। सरिता की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। थोड़ी देर में जब सरिता ने आंखें खोली तो उसके सामने डॉक्टर एक छोटे से नवजात शिशु को पकड़ के खड़े थे। कांग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। अपने सामने अपने बेटे को देखकर उसे दर्द में भी सरिता के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और मुस्कान के साथ ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। काफी समय के बाद जब सरिता ने धीरे धीरे फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। उस रूम में काफी अंधेरा भी था। डॉक्टर, नर्स, कहाँ गए आप सब? डॉक्टर! ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है, यह बात उसके समझ के बाहर थी। सरिता अपने आप को संभाल पाती उससे पहले ही सरिता को फिर से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। बच्चे की रोने की आवाज से सरिता फिर से डर गई। उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे वो ऑपरेशन थिएटर के उस दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सरिता चौंक गई क्योंकि अब कॉरिडोर में कोई नहीं था। डर के मारे वह फिर से अपनी ऑपरेशन थिएटर के टेबल की ओर जाने लगी। सरिता को दूसरा झटका लगा। ऑपरेशन टेबल पर उसका ऑपरेशन हुआ था वो बेहद पुराना हो चुका था, बिल्कुल सड़ा हुआ था। ऑपरेशन के सारे औजार जो सरिता के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हुए थे वो भी जंग पकड़ चुके थे। सहमी हुई हालत में वो अपना ही ऑपरेशन थिएटर देख रही थी। तभी कोई उसके पीछे से तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। सरिता ने तेजी से पीछे मुड़ के देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सरिता डर के मारे हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए जी जान से दौड़ने लगी। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर जाने वाले मेन डोर की तरफ वो पहुंची, उसे अपने बेटे के रोने की आवाज आने लगी। उसे अपने बेटे का ख्याल आया। वो अपने बेटे को खोजने के लिए पीछे मुड़ी। एक औरत सरिता के बच्चे को पकड़ के बड़ी शांति से खड़ी थी। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा। सरिता उस औरत के पीछे अपना बच्चा लेने के लिए भागी, लेकिन वह औरत भी सरिता के बच्चे को लेकर तेजी से दौड़ने लगी। वो औरत दौड़ते दौड़ते एक अलग वार्ड में घुस गई। सरिता भी उसके पीछे पीछे उसी वार्ड में घुस गई। लेकिन अंदर जाते ही सरिता ने देखा कि वहां पर वो औरत मौजूद नहीं थी और सरिता जहां पर रुकी हुई है वो कोई साधारण वार्ड नहीं बल्कि एक मुर्दा घर है। अब उसे धीरे धीरे करते हुए हर मुर्दे के हंसने की आवाज आने लगी। सरिता की रूह कांप गई। सरिता वहां से भाग निकली। तभी हॉस्पिटल की खामोशी को चीरती हुई एक टेलीफोन रिंग बजी। सरिता तो उस आवाज से ही चौंक गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बड़ी तेजी से रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद उस टेलीफोन का रिसीवर उठाने के लिए वो दौड़ते हुए रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची। उसने तेजी से टेलीफोन का रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरा बच्चा, बचा लीजिए हमें। लेकिन टेलीफोन के ही दूसरे छोर से उसके अपने बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अब सरिता पूरी तरह से सिहर गई। अब सरिता को बच्चे के रोने की आवाज के साथ एक एक औरत का अजीब तरीके से हंसना भी सुनाई देने लगा। उसके हंसने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसी के साथ एक छोटे नवजात बच्चे की चीखें भी सरिता को सुनाई दी। डर के मारे सरिता ने फोन फेंक दिया। अब सरिता जैसे ही फोन फेंक कर मुड़ी तो उसके ठीक सामने वही औरत उसके बच्चे को लेकर खड़ी थी। देखो, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दो प्लीज। बोलते हुए सरिता ऑपरेशन थिएटर में पहुंची। और वहां पर जाकर जो सरिता ने देखा, उसके बाद सरिता को बहुत गहरा सदमा लगा। ऑपरेशन टेबल पर सरिता की लाश थी।
अब धीरे धीरे अंधेरे में वार्डन, नर्स और डॉक्टर सरिता को घेरे हुए सामने से आने लगे। सभी के चेहरे पूरे के पूरे सफेद थे। आंखों की जगह पर कुछ भी नहीं था। हाथों के ग्लोव्स खून से सने हुए थे। धीरे धीरे सभी ने सरिता को घेर लिया। ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा छाने लगा और सरिता की चीख उस अंधेरे को चीरते हुए खामोश हो गई। श्रीधर अपने छोटे भाई को लेकर स्कूटर पर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जब वो सरिता के साथ आया था तब हॉस्पिटल जिस तरह से दिख रहा था वैसा हॉस्पिटल अब नजर नहीं आ रहा था। यह हॉस्पिटल अब पूरी तरह से खंडहर लग रहा था। श्रीधर, तुमने तो कहा था यहाँ हॉस्पिटल है, ये तो पूरा खंडहर लग रहा है। श्रीधर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल का गेट भी बंद था। तभी एक बूढ़ा वॉचमैन वहां पर आया। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो साहब? चले जाइए यहाँ से। आप कौन है? मैं यहाँ का वॉचमैन था साहब। आपके पहले जो वॉचमैन थे वो कहाँ पर है? मुझसे पहले? मैं तो सुबह से यही हूँ। मेरे अलावा कोई दूसरा वॉचमैन नहीं है साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो 2 घंटे पहले मैं मेरी बीवी को यहीं छोड़कर गया था। ये सुनकर वॉचमैन बहुत डर गया। उसने कहा, लेकिन साहब अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये हॉस्पिटल तो पिछले 12 साल से बंद है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने मेरी बीवी को यहीं छोड़ा था। श्रीधर ने गुस्से में ताला तोड़ दिया और अंदर चला गया। अंदर कोई नहीं था। श्रीधर पागलों की तरह सरिता को आवाज देते हुए यहां से वहां दौड़ रहा था। वो ऑपरेशन थिएटर की ओर भी गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। बाहर खड़ा वॉचमैन श्रीधर के भाई को बता रहा था, लगता है ये साहब भी धोखा खा गए। अस्पताल नहीं है ये, लोगों को निगलने वाली शापित इमारत है ये। उस रात से आज तक श्रीधर अपनी पत्नी को और बच्चे को ढूंढ रहा है, लेकिन इतने साल बाद भी सरिता उसे नहीं मिली। कुछ महीने बाद एक कार तेजी से अस्पताल के सामने आकर रुकी। कार में से एक कपल बाहर निकला। आदमी दौड़ते हुए अस्पताल के रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी वाइफ को बहुत दर्द हो रहा है, हम लोग यहाँ के नहीं हैं। रिसेप्शन काउंटर पर बैठी वार्डन ने ऊपर देखा। 50 साल की बूढ़ी सरिता उस आदमी से पूछ रही थी, मैं यहाँ की वार्डन हूँ। आपकी वाइफ के केस पेपर्स हैं आपके पास? हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।